नमस्कार। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में पहले हाफ में ही 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उनके बारे में भी तो समय समय पर चर्चा की जानी चाहिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार डिमांड करते रहते हैं, हमारे यहाँ कमेंट लिखते रहते हैं कि फलां राज्य पर वीडियो बनाइए, फलां राज्य पर। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नागालैंड के बारे में कोई वीडियो बनाइए। बहुत सारी आप लोगों की डिमांड आती हैं। उन सब डिमांड को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें समय समय पर छुआ जाना चाहिए। जैसे कि केरल की पॉलिटिक्स। केरल की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये शायद उन गिनी चुनी चुनिंदा पॉलिटिक्स में से एक है जहां बीजेपी अपना उतना बड़ा रोल नहीं देखती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में मलयाला मनोरमा, जो बड़ा फेमस मलयाला का अखबार है, बड़ा मीडिया हाउस है वहाँ का, उसके वार्षिक कॉन्क्लेव में एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि इस बार हमें केरल के लोग अगर मौका दें तो केरल जो है मुख्य धारा में शामिल हो सकता है, और जिस तरह का विकास दूसरे राज्यों का हो रहा है उस तरह का यहाँ भी हो सकता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि केरल के लोग आलसी हो गए हैं क्योंकि उन्हें टूरिज्म से पैसा ठीक ठाक मिल जा रहा है, और जो बाहर रहते हैं यहाँ के लोग, प्रवासी भारतीय, उन लोगों को भी यहाँ पर पेमेंट भेजनी होती है, तो उससे उनका काम ठीक ठाक चल जा रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको केरल के लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए वो इस बार अगर बीजेपी को मौका देंगे तो हम वो काम कर सकते हैं। इसी इंटरव्यू में अमित शाह ने यह भी बात कही थी कि हमारा लक्ष्य ये है कि अभी निकाय चुनाव होने हैं केरल में, कि हम उसमें कम से कम 25% मत हासिल करें और उसे हम आगे विधानसभा चुनावों तक बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो यही है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, यानी कि वाम दल जो पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में है, और सामने है उनके कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ, जिसमें मुस्लिम लीग वगैरह कुछ और पार्टियां भी शामिल हैं। यहां मुकाबला क्या था? 2021 तक यहां कहानी यही थी कि एक बार एलडीएफ की सरकार, एक बार यूडीएफ की सरकार, 5-5 साल बाद सरकार बदलती थी। कई स्टेट हैं जहां पर 5-5 साल बाद सरकार बदलती हैं। हिमाचल प्रदेश है, नहीं कभी कंटिन्यू हो पाती। कर्नाटक है, कई जगह हैं ऐसी स्टेट्स जहां पर सरकारें बदलती हैं। और कांग्रेस को पिछली बार 2021 में यह पूरा भरोसा था कि उनकी सरकार आएगी, क्योंकि एलडीएफ के खिलाफ, विजयन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और वो वक्त वो था जब राहुल गांधी यहां से सांसद बन गए थे वायनाड से 2019 में। तो 2021 का चुनाव आया तो राहुल गांधी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली, और केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी टीम तभी बनी थी जो आज तक चल रही है कांग्रेस में, यही अब पार्टी चला रहे हैं। उस समय इन्होंने बड़े ब्लंडर किए, बड़े खराब तरीके से टिकट बांटे गए। मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने समझौता किया। राहुल गांधी ने जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की कि हम मुसलमानों के फेवर में हैं, मुसलमानों के समर्थन में हैं, तो ईसाई और हिंदू वोटर इनसे कट गया। ईसाई और हिंदू वोटर कटने के बाद कुछ इनके साथ चले गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ कांग्रेस यूडीएफ के साथ चले गए, एलडीएफ के साथ चले गए। हालांकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। आपको याद होगा कि पिछली बार बीजेपी ने श्रीधरन को लड़ाया था यहां से चुनाव, उन्हें मुख्यमंत्री फेस करा था, जो रेलवे मैन कहे जाते थे, जिन्होंने रेलवे का चेहरा बदला था, दिल्ली मेट्रो का जिन्होंने सारा प्रोजेक्ट शुरुआत कराई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल की और एक सांसद भी अपना यहां से जितवाया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अभी यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मेन पावर है। अभी बीजेपी को पहले यह साबित करना है कि हां वो स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहां पर पार्टी को सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी उसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसके बावजूद कि यहां पर आरएसएस का नेटवर्क सबसे बढ़िया है। आरएसएस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म हुए, जिस तरीके से उनके पैर काट दिए गए, अभी सदानंद मास्टर जिनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद मनोनीत किया है, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और वामपंथियों ने उनके पैर काट दिए थे। इतनी उनके साथ जुल्म अत्याचार हुआ था। लेकिन केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय का जो गठजोड़ है वो कांग्रेस और जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है एलडीएफ, उनकी तरफ ही हमेशा रहा है। कांग्रेस के लिए
इस बार भी चांस बन सकता था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर क्या है? कांग्रेस में यहां दो धड़े हुआ करते थे, एक कांग्रेस ए और एक कांग्रेस आई। कांग्रेस ए जो है वो उस ए के एंटनी वाली थी, जिसके जो रक्षा मंत्री भी रहे सोनिया गांधी के समय में, और सोनिया गांधी गलत कहता हूं, मनमोहन सिंह जी के समय में ए के एंटनी रक्षा मंत्री भी रहे और यहां पर दिग्गज नेता माने गए। और दूसरा कांग्रेस आई का जो गुट हुआ करता था वो के करुणाकरन का हुआ करता था। के करुणाकरन को दिग्गज कांग्रेसी नेता माना जाता है, अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। इन्हीं दोनों के बीच में पार्टी पॉलिटिक्स फंसी रहती थी, गुटबाजी होती थी, टिकट सही नहीं बंटते थे और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। अभी 2021 के जब विधानसभा चुनाव आए थे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसी चाको, आपने अक्सर पार्लियामेंट में भी उनको देखा होगा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस गुटबाजी से भाई परेशान हो चुका हूं। और यह गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के कमान संभाल लेने के बाद तो यह और ज्यादा बढ़ गई है। अभी एक मुद्दा और भी चल रहा है शशि थरूर का। शशि थरूर ने कांग्रेस हाईकमान से यह कहा था कि भाई मुझे आप सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दीजिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को चैनलाइज करूं, लीड करूं और सारी परिस्थितियों को संभालूं। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने ऐसा होने नहीं दिया। शशि थरूर और राहुल गांधी में 36 का आंकड़ा तभी से चल रहा है, यह लगभग 1 साल हो गया इस बात को। उसके बाद से शशि थरूर ऐसे बयान देते रहते हैं जिसमें कांग्रेस असहज होती रहती है। उन्होंने पी विजयन की सरकार की कुछ तारीफ कर दी थी, कुछ मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए थे, शशि थरूर को एक प्रतिनिधिमंडल का लीडर बनाया गया था, जबकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनको लीडर बनाया जाए। तो शशि थरूर के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी में आने के बाद उनका कुछ भला होगा ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में शशि थरूर को लेकर प्रियंका गांधी की एक्टिविटीज में देख रहा हूं। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, राहुल गांधी ने सीट खाली की थी ये, तो अभी प्रियंका गांधी पार्लियामेंट सेशन के दौरान जेपी नड्डा से मिल रही थी, कुछ अपने वायनाड क्षेत्र के काम के बारे में मिली होंगी क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं। और उन्होंने केरल के सांसदों के साथ अमित शाह व कुछ अन्य नेताओं से, राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उस प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर भी थे। तो प्रियंका गांधी तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई जिसमें शशि थरूर और प्रियंका गांधी खड़े हैं और बाकी कांग्रेस के सांसद केरल के खड़े हुए हैं। तो प्रियंका गांधी ये बराबर मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि शशि थरूर कुछ करने वाले हैं। जैसे कि विधानसभा चुनावों के लिए अब ड्यूटियां लगने वाली हैं, शशि थरूर को मुझे लगता नहीं किसी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। अभी कुछ बाईपोल हुए थे वहां पर, उसके लिए भी शशि थरूर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो शशि थरूर को कांग्रेस ने माइनस कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस की बड़ी किरकिरी अभी हाल ही में हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस इस बार मौका था, लेकिन इस बार मौका मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के पलक्कड़ के एमएलए हैं, उनका भी नाम राहुल ही है, राहुल ममकुटाथिल। इनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और ये कंट्रोवर्सी एक सेक्स स्कैंडल में बदल गई है। इन्हें पार्टी से निकालना पड़ा, कांग्रेस को मजबूरी में निकालना पड़ा। इन्हें निकालने नहीं जा रही थी कांग्रेस। इन पर आरोप लगे कि एक मॉडल हैं रिनी एंड जॉर्ज और एक लेखिका हैं हनी भास्करन, कि इन दोनों महिलाओं को इन्होंने अश्लील मैसेज भेजे और ये एक तरह का सेक्स स्कैंडल बन गया। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, खबरें भरी हुई हैं। और जो रिनी एंड जॉर्ज हैं, उन्होंने तो बाकायदा कुछ चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए और खुलेआम कहा कि मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं है कि मुझे वो 3 साल से अश्लील एसएमएस भेज रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिसके भी माध्यम से भेज रहे थे, और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए। हनी भास्करन वाला भी मुद्दा ऐसा ही है। और तो और राहुल ममकुटाथिल पर एक आरोप एक ट्रांसजेंडर ने लगाया, उनका नाम नहीं मैं बता रहा हूं। ट्रांसजेंडर का यह कहना है कि मुझे राहुल मैसेज भेजता था और कहता था कि मेरी रेप फैंटेसी को पूरा करा दो। आप समझ सकते हैं रेप फैंटेसी क्या होती है। बहुत ही एक घिनौना एक्ट है ये कि आप अपनी काम कुंठाओं को शांत करने के लिए इस तरह की बातें अगर किसी को कहते हैं तो। और राहुल जो है वो इस समय युवा अध्यक्ष भी थे वहाँ के, केरल के युवा कांग्रेस के,
उस पद से तो खैर इन्होंने आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमएलए पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर वाम दलों ने, बीजेपी ने, वहां जितने भी विरोधी दल हैं इनके, उन सब ने बड़ा हंगामा किया और अंत में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की टीम को उन्हें पार्टी से निलंबित करना पड़ा है। तो यह भी एक कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। इस मामले ने पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां की, उसको भी कांग्रेस के खिलाफ किया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है और बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वहां पर, और वहां की फिल्मों का कंटेंट अगर आपने देखा हो, ओटीटी पर बहुत सारी फिल्में हिंदी में डब होकर आती हैं मलयालम, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन पर फिल्में बनाई जाती हैं। वहां की इंडस्ट्री ने इस मामले को लेकर पलक्कड़ के एमएलए पर काफी हमला बोला और कांग्रेस को भला बुरा भी कहा। तो यह भी एक डेंट कांग्रेस पर लगा है। और पिछले 2021 से 2026 के बीच में कांग्रेस ने अपनी लीगेसी को भी यहां खोया है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि करुणाकरण और एके एंटनी, ये दो बड़े पोल थे यहां पर कांग्रेस के, दो बड़े ध्रुव थे। हालांकि ये दोनों बाद में कांग्रेस में साथ भी मिले हैं, साथ भी दोनों ने काम किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये हमेशा अलग ही रहे। इन दोनों की ही लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाले इनके बच्चों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों शायद कोई उपचुनाव हुआ था पतनमठीटा कहाँ का, वहाँ से बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। वहाँ से उपचुनाव भी वो लड़ चुके हैं। और करुणाकरण की बेटी हैं पद्मजा वेणुगोपाल, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो एक मैसेज ये गया कि एलडीएफ के सामने आप मोरल रूप से तो यूडीएफ कहीं टिकती ही नहीं है, और इसकी जो लीगेसी को लेके जाने वाले लोग थे, आगे पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो यहां पर कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में आ गई कि उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो इधर जाए या उधर जाए। कई बार तो दबाव बना कि मुस्लिम लीग को साथ मत लीजिए, मुस्लिम लीग को साथ लेने से हिंदू वोट आपके छिटक जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू वोटों पर भी काफी निर्भर थी यहां के। लेकिन कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग को साथ लेकर चली और अभी भी साथ चल रही है। राहुल गांधी जब जाते हैं तो तिरंगे झंडे से ज्यादा मुस्लिम लीग के झंडे उनके कार्यक्रम में दिखते हैं। जब वो नामांकन भरने गए थे तो मुस्लिम लीग के झंडों से पूरी रोड पाट दी गई थी। तो कांग्रेस बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में है। और जब ये नेता लोग छोड़कर जाते हैं या पार्टी में कोई खराब स्थिति होती है, फिर केसी वेणुगोपाल जैसे लोग बड़े झुंझला जाते हैं। पिछले दिन उन्होंने झुंझलाकर यह कह दिया था, एक पार्टी के नेताओं के केरल के कैडर की इन्होंने बैठक की थी और उसमें झुंझलाकर केसी वेणुगोपाल ने यह कह दिया था कि भैया अगर आपने किसी ने भी पार्टी के लाइन से अलग जाकर कुछ बोला तो आपकी खैर नहीं, और आप जो आज हैं वो कल रहने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज में धमकाएंगे अपने पार्टी के वर्कर्स को, अपने कैडर को, तो आप समझ सकते हैं कि आप पार्टी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो फिलहाल जो वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो है दोस्तों, वो ये है कि हो सकता है कि इस बार फिर से एलडीएफ की सरकार रिपीट हो जाए। हो सकता है कि कांग्रेस पिछली बार की तरह ही गड्ढा खा जाए। और यह भी संभव है कि जो बात अमित शाह कह रहे हैं कि 25% मत हासिल करने का जो टारगेट उन्होंने तय किया है, कि बीजेपी इन दोनों के झगड़े में 25% मत अपने हासिल कर ले, क्योंकि बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को यहाँ की कमान सौंपी हुई है, जो शशि थरूर के सामने चुनाव लड़े थे और बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे। तो बीजेपी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि अपने फुटप्रिंट्स केरल के चुनाव में इस बार दिखाए जाएं। अगर कांग्रेस इसी तरीके से कमजोर रही और इसी तरीके से उनके टिकट वितरण और सब चीजों को लेकर विवाद हुए, तो आप समझ लीजिए कि एलडीएफ को तीसरी बार लगातार आने से भी फिर कांग्रेस रोक नहीं पाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप केरल से हैं तो प्लीज़ देखिए, केरल में तो मलयालम ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदी भाषी लोग हैं, अगर उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर लिखिए, और आप केरल में किस जगह से आते हैं, किस विधानसभा सीट से आते हैं, वो भी जरूर मेंशन कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।